राजनीति के तहत आज अमित शाह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बार भारतीय बाजारों पर वापस लौटते हैं क्योंकि 1.4% की बढ़त के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है, 78 अंकों पर है। सेंसेक्स करीब 251 अंकों पर और 150 अंकों के आसपास का फॉल आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ेगा। है रेंज बाउंड ट्रेड, लेकिन मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में ही खरीदारी देखने को मिल रही है। स्पेशली मिड कैप इंडेक्स जो कि 0.5% ऊपर आ चुका है, स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ ट्रेड करता हुआ, और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1.4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। ब्रजेश शायल हमारे साथ मौजूद है आईडीबीआई कैपिटल से बातचीत करने के लिए। ब्रजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूंगा क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो निफ्टी तो एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है, बैंक निफ्टी वीक है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ लगातार बरकरार है। आप कैसे रीड कर रहे हो बाजार को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सो बेसिकली ट्रेंड पॉजिटिव है, और जैसे कि आपने बताया ऑटो एक सेक्टर है जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी के डेटा उतना नेगेटिव नहीं है जितने जैसे कि हम बैंक निफ्टी को वॉच कर रहे हैं। मुझे लग रहा है 22,700 कैश का लेवल है, जिसके ऊपर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं क्लोजिंग में ये लेवल्स पार कर जाएगा। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। सवेरे से एक या दो बार ऐसे सिचुएशंस थे जहां पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था, बट देन अगेन वही लेवल से फिर से बाइंग देखने को मिल रहा है। अभी जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी अभी का फिलहाल जो डेटा है वो पॉजिटिव चल रहा है। तो मुझे लगता है कि क्लोजिंग 22,700 के ऊपर हो सकता है। आज का निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर कोई थोड़ा ट्रेडर्स रिस्क ले सकता है तो 40 रुपए के करीब इन मनी का कॉल ऑप्शन मिल रहा है। 22,700 का जो कॉल ऑप्शन है, मुझे लगता है इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो 22,700 कॉल के अंदर अपॉर्चुनिटी बन सकती है और 22 पॉजिटिव है मार्केट्स का। तो अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो तो 22,700 कॉल के अंदर लॉन्ग साइड पोजीशन देख सकते हो। ऑन द कॉन्ट्री निफ्टी बैंक, इस पर क्या व्यू है आपका, और साथ साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आपकी नजर है? सुमित जी, इसमें ओवरऑल डायरेक्शनली भी मेरा काफी पॉजिटिव है। लास्ट 2 दिन में जो रैली आया था उसको आज रिट्रेस कर रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बट मुझे प्रॉफिट बुकिंग 49,000 के नीचे नहीं लग रहा। अगर 49,000 फिर से देखने को मिलता है आजकल जब भी, तो मुझे लगता है हमें इसमें फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बैंक निफ्टी लगता है कि 51,000 डायरेक्शनली ये लेवल्स आता हुआ नजर आ रहा है। 49,000 के करीब आता है तो वापस स्टॉक स्पेसिफिक री एंटर कर सकते हैं। पीएसयू बैंक में काफी ज्यादा उछाल है, एसबीआई है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, मिड कैप्स में फेडरल बैंक के रिजल्ट्स है, और चार्ट्स में भी काफी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्पेस में अच्छा मोमेंटम रहेगा। करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी लॉन्ग साइड पोजीशन बनाने के लिए। ब्रिजेश, किन स्टॉक्स पे आप बेट कर रहे हो, मिड कैप या लार्ज कैप में? सुमित जी, काफी सारे स्टॉक्स है अभी। हालांकि अभी आज जो एक मोमेंटम है वो आईआरसीटीसी आया है, 1070 के करीब ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम है, कॉल राइटर्स थे, वो कॉल राइटर्स के पोजीशंस कट गए हैं 1070 में। मुझे लगता है इसमें और 20-25 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर 3-4 दिन का कोई व्यू लेके चलता है तो मुझे लगता है आईआरसीटी 1100 के करीब होगा, तो आईआरसीटीसी में एक ट्रेड बनेगा। और एक जो है वो आईटीसी आईटीसी कहीं ना कहीं नीचे के सपोर्ट लेवल से अभी ब्रेक करता हुआ ध्यान में आ रहा है। अगर आज आईटीसी 443 के ऊपर क्लोज देता है तो वो 200 दिन का मूविंग एवरेज का एक टेक्निकल पैरामीटर्स है, वो उसको क्लियर कर जाएगा। तो उसके बाद मुझे लगता है 10-12 रुपए का एक मोमेंटम ट्रेड आईटीसी में बनता हुआ नजर आ रहा है। आई से शुरू होकर सी पे खत्म, दोनों ही आईटीसी और आईआरसीटीसी, इन दोनों पर आप बेट कर सकते हैं। ब्रजेश जी को दोनों ही पसंद है। आप आईटीसी में 440-445 का जोन से, और आईआरसीटीसी भी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, 2.25% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिले। तो इन दोनों पे आप नजर रखिएगा। आगे हम मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं किस तरह का रुझान है। मिड कैप इंडेक्स जो कि अब स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ जा रहा है। अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो करीब 0.5% के आसपास की बढ़त है, और 51,106 के आसपास मौजूदा भी स्तर है, 51,160 के आसपास के आज के हाईज हैं। सबसे पहले मेटल शेयर, हिंदुस्तान जिंक 1.5% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 1.25% ऊपर, एनएमडीसी करीब 1.5% ऊपर, और सेल यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स यहां पर आज अच्छी तेजी है, उसमें बॉश 4.5% की शानदार तेजी, करीब 31,000 के जोन में पहुंच गया। अशोक लेलैंड करीब 3.5% ऊपर, जेबीएम ऑटो 3.5% ऊपर, एस्कॉर्ट्स कुबोटा 2% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज के स्टार परफॉर्मर है पीएफसी और आरईसी, नंबर्स के बाद 8.5% ऊपर आरईसी, पीएफसी 6% ऊपर, एसजेवीएन 2% ऊपर, पावर ग्रिड करीब 4% तेजी यहां पर देखने को मिल रही है।
इसके अलावा एफएमसीजी में से वरुण बेवरेजेस 3% ऊपर, यूनाइटेड ब्रेवरीज करीब 1% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर 1% ऊपर, डाबर 1% के आसपास तेजी यहां पर भी नंबर से पहले। फार्मा में सन फार्मा एडवांस लगातार लोअर सर्किट के बाद अब अपर सर्किट, कृष्णा डायग्नोस्टिक 3% ऊपर, जायडस लाइफ 1.5% ऊपर और वोकार्ड करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में HPCL, आज OMCs पूरा तेज है तो HPCL, BHEL 4.5% ऊपर है, बायोकॉन 3.5% ऊपर है, पेट्रोनेट करीब 3.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों में या मिड कैप के चढ़ने वाले कुछ और गिरने वाले शेयरों में गोदरेज प्रॉपर्टी आज प्रेशर में है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 5.5% नीचे है, पतंजलि 3.5% नीचे और मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर भी करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो थोड़ा प्रेशर आज मिड कैप में सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर है। ब्रिजेश, 2-3 स्टॉक्स पे बात करना जरूरी है। पहले तो REC PFC आज के स्टार परफॉर्मर है, अपने नए ट्रेजेक्टरीज में कामकाज कर रहे हैं। मैनेजमेंट से बातचीत हुई हमारी थोड़ी देर पहले, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री उन्होंने दी है। कैसे रीड कर रहे हो आप इनको? सुमित जी, REC PFC में ऑलरेडी मूव आ चुका है, तो डेफिनेटली मुझे अभी नया फ्रेश एंट्री नहीं पता कि कैसे करेंगे, बट डेफिनेटली इसका पोजीशन, इसका जो वीकली मंथली जो टाइम फ्रेम है काफी बुलिश है, तो पोजीशंस को राइड करें। 550 चल रहा है REC और एक 15 पॉइंट तो मिनिमम मुझे लगता है यहाँ से और मोमेंटम रहेगा। तो नया अगर करेक्शंस मिलता है तो डेफिनेटली बाय करेंगे, लेकिन बट जिनका भी पोजीशंस है वो होल्ड करें। 660 665 तो डेफिनेटली मुझे REC पे मुझे ध्यान में आता है। और PFC की अगर बात करें तो PFC में एक राउंडिंग स्ट्रक्चर बना है और ये राउंडिंग स्ट्रक्चर का जो टारगेट है और एक 50 रुपए का मूव बताता है करंट लेवल से 520 तक का टारगेट रहेगा डायरेक्शनली। दोनों ही लाइक आप REC PFC टाटा पावर कोई भी स्टॉक्स ले लीजिए, काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि पोजीशंस को राइड करने चाहिए, काफी जल्दी नहीं करना चाहिए प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो अभी जल्दीबाजी ना करें, आप प्रॉफिट बुक करने के लिए बने रहें, ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि होता हुआ दिखाई पड़ा है हाल फिलहाल में, वो है एक बड़ा सेटलमेंट। 127 साल पुराना गोदरेज ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ गया है। आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज के पास अब लिस्टेड कंपनियां होंगी, जबकि जमशेद गोदरेज और स्मिता के पास नॉन लिस्टेड कंपनियां होंगी। इस बंटवारे का किस कंपनी पर क्या असर है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, एक बहुत पुराना ग्रुप और एक बहुत लंबे समय से इवेंट अवेट कर रहा था जो कि होता हुआ दिखाई पड़ा, क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, 125 साल पुराने गोदरेज ग्रुप का बंटवारा जो है वो फॉर्मली अनाउंस हो गया। फैमिली सेटलमेंट के तहत जो 2 फैमिली ग्रुप्स हैं, गोदरेज इंडस्ट्रियल ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप है जमशेद गोदरेज का, इन दोनों के बीच में बंटवारा फाइनलाइज किया गया है। और अगर हम ओवरऑल मैट्रिक्स देखें तो जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो गोदरेज इंडस्ट्रियल ग्रुप के पास रहेंगी, और जो नॉन लिस्टेड ग्रुप है सबसे बड़ा जो उसमें हिस्सा है गोदरेज बॉयस का, और इनकी 4000 एकड़ की जो विक्रोली लैंड है वो गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप जो जमशेद गोदरेज हेड करते हैं इनके हिस्से में जाती हुई नजर पड़ रही है। ऑब्वियसली ये बहुत टाइम से अवेटेड था ये कैसे बंटवारा होगा, लेकिन हाँ, ये जो लिस्टेड कंपनियां हैं ये दोनों भाइयों आदि गोदरेज नादिर गोदरेज के बीच में रहेगी, और आगे जाके जो है फिरोज शाह गोदरेज जो है ये गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन बनेंगे, और नॉन लिस्टेड कंपनियां जो है जमशेद गोदरेज और उनकी बहन स्मिता गोदरेज के पास जाती हुई नजर पड़ रही है। ऑब्वियसली अगर हम पूरा का पूरा बंटवारा देखें तो यहाँ सबसे बड़ी जो कंपनी है गोदरेज इंडस्ट्रीज जो होल्डको भी है, उसके साथ गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज एस्टेक लाइफ साइंसेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज वगैरह कंपनी है जो आदि गोदरेज के साथ रहेंगी, और नॉन लिस्टेड कंपनीज जो है जहाँ इंजीनियरिंग, डिफेंस और सबसे बड़ा ऑब्वियसली विक्रोली का 4000 एकड़ का लैंड बैंक वो शामिल होता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये तो अलग अलग बंटवारे की बातचीत है यतिन, लेकिन आज एक बड़ा रिएक्शन गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी होता हुआ दिखाई पड़ा, जिसका जिक्र आपने भी शायद यहाँ नहीं भी किया है। सो गोदरेज प्रॉपर्टी में इस तरह की बड़ी बिकवाली की वजह? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ऐसा था कि एक बड़ा जो लैंड पार्सल है विक्रोली का वो कंपनी के हाथ लगेगा, लेकिन जो पूरा फैमिली सेटलमेंट हुआ है उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। इनफैक्ट CLSA की यहाँ बिकवाली की सलाह है, और उनको लगता है कि जो ऑप्शनैलिटी थी लैंड बैंक को लेके वो अब खत्म हो चुकी है, और ये 4000 एकड़ जो लैंड बैंक है विक्रोली में, जहां 1000 एकड़ लगभग डेवलपेबल लैंड है, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर जो गोदरेज ग्रुप है जमशेद गोदरेज वाला वो अगर चाहे तो दे सकते हैं, जहां जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीस है केवल 10% ही रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टीज के हाथ। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि लैंड बैंक का फैसला होगा, जहां शायद आदि गोदरेज ग्रुप को एक लैंड बैंक का पार्सल मिलेगा बंटवारे के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और शायद जो ऑप्शनैलिटी थी जो बाजार पकड़ के चल रही थी वो नहीं हुई, और इसीलिए आपको शेयर में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आज दिखने को मिल रहा है।
तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक अच्छा खासा सेल ऑफ 5-6% के आसपास बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ इस ग्रुप के अंदर उस पर यतिन हमें डिटेल दे रहे थे। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों ही अपडेट हमें बताने के लिए। ब्रजेश, गोदरेज प्रॉपर्टीज कोई आप टिप्पणी करना चाहोगे इसके ऊपर? सुमित जी, इसका ट्रेंड बेसिकली पॉजिटिव है और मेरा ये मानना है कि कल शायद इसका रिजल्ट है। अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है आज का जो करेक्शन है ये रिजल्ट को चलते आया हुआ है। 2450 का जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो मुझे लगता है और रियलिटी सेक्टर में सभी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है 2450 के करीब या मे बी एक्सट्रीम सिनेरियो पे 2400 के करीब ये रिजल्ट के चलते, तो आई वुड लाइक टू मुझे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी लगती है, तो और उसमें वापस 2800 के लेवल के लिए मैं इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और उसमें ऑब्वियसली मैं एक बाय ट्रेड सेटअप लूंगा। तो बाय साइड पर ही कॉल है। कल नंबर सही है, ब्रजेश जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कल नंबर्स हैं इसके और नंबर्स में अनुमान है कि वाई तो शायद वीक रहे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बहुत अच्छे नंबर आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और अहम खबरें उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स तो एक रेंज में है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छी खरीदारी बनी हुई है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में देश के लिए स्वर्णिम काल रहे हैं। इकोनॉमी को मोदी सरकार ने नई ऊंचाई दी है। उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद पर काबू पाने की भी बड़ी उपलब्धि बताया है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार लोगों के बीच जा रही है? किन उपलब्धियों को आप संक्षेप में बताएं कि किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद, ये दो ऐसी समस्याएं थी जो कई दशकों से देश के लोकतंत्र के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए नासुर बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर लगभग आतंकवाद से 100% निजात पाई है और नक्सलवाद से आप कह सकते हैं 95% तक इसको समाप्त कर दिया है। आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 7 राज्यों में से नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बचा है, वहां पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और विगत 3 महीनों के अंदर ही लगभग 100 नक्सलवादी मारे गए। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही देश नक्सलवाद से मुक्ति पा लेगा। दूसरा बड़ा इश्यू है, देश की इकोनॉमी सब दृष्टि से चरमराई हुई थी। पॉलिसी बनती ही नहीं थी, उत्पादन की गतिविधियां बड़ी मंद पड़ गई थी, निर्यात ओंधे मुंह गिर रहा था, देश की सारी सार्वजनिक बैंकों की बैलेंस शीट भी न बन पाए अगर सच्ची बनाने जाए, इस प्रकार की स्थिति थी। महंगाई आसमान को छू रही थी और कुल मिलाकर बजट के 16 पैरामीटर्स नेगेटिव दिखाई पड़ते थे। 10 ही साल में मोदी जी ने ये परिदृश्य को पूर्णतया बदला है। शेयर बाजार आज आसमान को छू रहा है। एफआईआई के सेलिंग के बाद भी भारतीय म्यूचुअल फंडों ने बाजार को ताकत दी है। पीएलआई स्कीम के कारण और एक मजबूत इकोसिस्टम के कारण भारत फेवरेट डेस्टिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया में बना है जी। हमारे बच्चे स्टार्टअप हर रोज रजिस्टर कर रहे हैं, हमारी कंपनियां हर रोज पेटेंट रजिस्टर कर रही हैं, ढेर सारे स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सभी की सभी बैंकों की बैलेंस शीट आज बहुत अच्छी बन चुकी है।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो 25 साल के टॉप मोस्ट मार्किंग पर हैं। एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़कर आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से फ्यूचर में जो कुछ क्षेत्र आने वाले 25 सालों तक दुनिया भर की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हैं। अमित शाह के साथ आप ये पूरी बातचीत देख सकते हैं आज रात 9 बजे से CNBC आवाज पर। अब खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस यहां पर देखने को मिल रही है। इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ JM फाइनेंशियल की सोनी पटनायक है, इक्विनॉक्स के पंकज रांडाड़ हैं और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हैं। तीनों के रिटर्न के लिहाज से देखें तो सोनी सोफा लीड कर रही है 7.5% की पॉजिटिव रिटर्न के साथ, पंकज नेक टू नेक 7% और हरीश करीब 0.5% की पॉजिटिव रिटर्न के साथ सोफा ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार SME कॉर्नर में आज हम बातचीत करेंगे एनर्जी मिशन मशीनरीज इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर स्नेहल मेहता जी से, जो कि कंपनी के जिनका IPO खुलने जा रहा है, तो उसमें बाकी डिटेल्स, एक्सपेंशन, इन सब के ऊपर बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।